सभी को ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने मैनेजर्स कमीशन तक पढ़ा था, है ना। मैं एक बार रिकॉल कर लेती हूँ। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे। फाइनल अकाउंट्स में हमने ये देखा था कि फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमको 3 अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, वो था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर लास्ट में हमको बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट देख लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख लिया था। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक टॉपिक था जो कि था हमारा मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन में हमने देखा था कि मैनेजर्स कमीशन किस किस में लग सकता है, बिफोर प्रॉफिट या तो फिर आफ्टर प्रॉफिट। ठीक है, ये दो चीज हमने देखी थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे बैलेंस शीट में, जो कि हमारा है लास्ट अकाउंट जो कि हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट में। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या है। जैसे यहाँ लिखा है कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग पीरियड। मतलब हर हर साल के एंड में कंपनी को बैलेंस शीट बनानी होती है। बैलेंस शीट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमको कंपनी की एक, बोल सकते हैं कि एक फाइनेंशियल, उसके पूरे जितने भी फाइनेंशियल अफेयर है उसका हमको एक ट्रू व्यू मिल सके। ठीक है, तो बैलेंस शीट हमको एक ट्रू वैल्यू पता करवाती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू पता करवाती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पर है, फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है एंड द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो बैलेंस शीट को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट से और एक वर्टिकल फॉर्मेट से। लेकिन आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, फॉर्मेट कैसा होता है हम उससे बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी लायबिलिटी और एसेट साइड कैसे होती है, फिर क्या क्या इसके आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर्मेट का यहाँ पे, जैसे हम अकाउंट बनाते आए हैं, है ना, जैसे हम अकाउंट बनाते आए हैं, हमारा लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट साइड होता है ना। हम जब भी अकाउंट बनाते आए हैं, जैसे ये हमेशा हम टी फॉर्मेट में बनाते हैं अकाउंट। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा ये डेबिट साइड रहता है और राइट साइड में हमारा क्रेडिट साइड रहता है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे आ जाती है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज वो होती हैं जिन पर, जो हम लाइबल होते हैं कुछ पे करने के लिए। ठीक है, और एसेट होता है हमारा राइट हैंड साइड। एसेट होता है हमारा राइट हैंड साइड। एसेट मतलब आपको लोगों को पता है कि एसेट मतलब होती है हमारी संपत्तियां। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होगा। लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे लाइबिलिटी, यहाँ डेबिट नहीं लिखेंगे, लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे लाइबिलिटीज, और क्रेडिट, सॉरी, राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे एसेट। ठीक है, तो हम लाइबिलिटीज में आते हैं कि लाइबिलिटीज में और क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटीज साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग सबसे पहला लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट द इनिशियल अमाउंट द ओनर और ओनर्स ऑफ द बिजनेस कंट्रीब्यूटेड। दिस contribution could be at the time of starting business or even at a later stage to satisfy requirements of fund for expansion and diversification.
कैपिटल का मतलब यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी क्लासेस में बताया था, कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब कोई बिजनेस चालू करता है तो बिजनेस चालू करने के लिए जो अपने साइड से जो पैसे वो लेके आता है उसे हम उसका कैपिटल बोल देते हैं। जैसे कि अगर ए और बी ने साथ में मिल के बिजनेस चालू किया, मान लीजिए ए ने अपने साइड से 10,000 रुपये लेकर आए और बी ने 20,000 रुपये लेकर आए, तो 20,000 रुपये बी का कैपिटल अमाउंट है और 10,000 रुपये ए का कैपिटल अमाउंट है। तो ये दोनों अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक बिजनेस चालू करने के लिए। इन दोनों की हिस्सेदारी है एक बिजनेस को चालू करने के लिए, उसे अपन बोलेंगे कैपिटल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस, सॉरी सरप्लस हमारा यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा जो हम बिजनेस में अर्न करते हैं। ठीक है। रिजर्व्स के बारे में मैंने पहले क्लासेस में बताया था। रिजर्व्स का मतलब होता है कि अगर कुछ चीज होने वाली होती है जो अभी तक हुई नहीं है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से एक रिजर्व अकाउंट बनाते हैं, मतलब उसमें थोड़े से हम पैसे रख लेते हैं ताकि अगर वो हो तो हम उसको कवर कर सके। ठीक है। तो द बिजनेस इज अ गोइंग ऑन कंसर्न एंड विल मेक की profit or loss year by year. The accumulation of this profit or loss figures will keep on increasing or decreasing owner's equity. In case of non-corporate form of business, the profit or loss are added to the capital account and not shown separately in the balance sheet of the business. ठीक है। सरप्लस यहाँ पे जो हम एक्यूमुलेटेड हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, वो होता है। और रिजर्व जो मैंने बताया था, जो हम अलग से बना के रखते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट फर्म्स, मतलब कि ऐसे फर्म जहाँ पे वो ऐसे फर्म होते हैं जो प्रॉफिट के लिए खुले नहीं होते, वो सिर्फ सर्व करने के लिए खुले होते हैं, उनके लिए ये रिजर्व सरप्लस अलग से नहीं खोला जाता है। जो उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है और उसको अलग से शो भी नहीं किया जाता है बैलेंस शीट में। लेकिन ऐसे बिजनेसेस जहाँ पे वो खोलते ही हैं प्रॉफिट प्रॉफिट कमाने के लिए, वो लोग अलग से अपना रिजर्व अकाउंट बनाएंगे और अलग से ही अपना सरप्लस या क्यूमुलेटिव सरप्लस है वो सब उन लोग रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आइटम हमारा आता है, वो है हमारा लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटीज ये क्या बोलता है कि दीज आर ऑब्लिगेशंस विच आर टू बी सेटल्ड ओवर अ longer period of time, say 5 to 10 years. These funds are raised by way of loan from banks and financial institutions. Such borrowed funds are to be repaid in installment during the tenure of loan as agreed. Such funds are usually raised to meet financial requirement to procure fixed asset. ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जैसे पढ़ के ही समझ में आ रहा है, ये ऐसी ऑब्लिगेशन है जो हमको सेटल करना पड़ता है 5 से 10 साल तक, मतलब एक तरीके का लोन है। जैसे कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, है ना, जैसे कि एक कंपनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी ही कंपनी है, मेरे को 100 मशीन चाहिए गारमेंट्स बनाने के लिए। ठीक है। मुझे 100 मशीन चाहिए गारमेंट्स बनाने के, लेकिन 100 मशीन में इकट्ठे नहीं खरीद सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने बोला कि मैं इतने पीरियड ऑफ टाइम में, या फिर मैंने 5 से 10 साल के बीच में मैं आपको क्या कर दूंगी, मैं आपको लोन दे दूंगी। तो मैं क्या है, ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है ये। लॉन्ग टर्म में मैं उसे क्या करूंगी, पैसे चुकाऊंगी। ठीक है। और क्या करने के लिए, वो जो 100 मेरे को मशीन चाहिए वो प्रोक्योर करने के लिए। ठीक है। मतलब अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मैंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से या फिर कोई कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने लोन लिया। ठीक है। उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म
या तो फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इसको पढ़ के समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म या तो फिर नॉन करंट। नॉन करंट का मतलब, करंट का मतलब वो चीज होता है जो बहुत जल्दी लिक्विडेट हो जाए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म है, ये उसको 5 से 10 साल फॉर एग्जाम्पल लग जाते हैं लिक्विडेट होने में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, जो कि हमारा है लॉन्ग टर्म का जस्ट अपोजिट, शॉर्ट टर्म या तो फिर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में आइटम्स आते हैं जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट पेबल टू सप्लायर अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स, दिस इज यूजुअली सेटल्ड विद इन 30 to 180 days। ये शॉर्ट टर्म वाला है कि हमको अमाउंट पेबल होता है सप्लायर को अगेंस्ट द गुड्स। ठीक है, और ये सेटल हो जाता है कितने, 30 से 180 दिन के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा, किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म या करंट लाइबिलिटीज में, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। At times, customer may pay advance, that is, before they get delivery of goods. Till the business supplies goods to them, it has an obligation to pay back the advance in case of failure to supply. Hence, such advances are treated as liability till the time they get converted to sales. जैसे कि इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हम किसी दुकान से खरीदने जाते हैं, हम पेमेंट कर देते हैं लेकिन वो डिलीवरी हमको बाद में करते हैं। तो मतलब यहाँ पे केस हो गया कि हम एज अ कस्टमर हम क्या कर रहे हैं, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। अगर हमको गुड सप्लाई नहीं होता है या फिर गुड सप्लाई का हम फेलियर हो जाता है, जो हमने एडवांस पेमेंट किया है वो हमको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लाइबिलिटी है जब तक वो सेल्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, these represent services procured but not paid for. These are usually settled within 30 to 60 days. Example, full bills of September is normally paid in October. ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे मैंने बताया था, ऐसे एक्सपेंस है जो अभी तक पे नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग का मतलब वो होता है जो अभी तक हमने पे नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में लिखा है, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं और जो हमने अभी तक पे नहीं किया है, वो सारी चीजें हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आएगी। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो फोन का बिल है, फॉर एग्जाम्पल सितंबर का फोन का बिल है जो हम लोग यूजुअली पे करते हैं अक्टूबर में। ठीक है, फिर आता है हमारा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, दीज आर, there are times when supplier do not give clean credit. They supply goods against a promissory note to be signed as a promise to pay after or a particular date. These are called as bills payable or note payable. बिल्स पेबल के बारे में हमने पढ़ा था कि बिल्स पेबल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में। ओवरड्राफ्ट अब सभी को पता है कि बैंक्स में गिव fund facilities like overdraft whereby business is permitted to issue checks up to a certain limit. The bank will honor this check and will recover this money from bank. This is a short term obligation. तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन में या तो फिर करंट लाइबिलिटीज में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई हमारी कहाँ में, लाइबिलिटी साइड में। मेन चीजें यहाँ पर क्या क्या है, मेन चीजें हमारे यहाँ पर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या तो फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज, और चौथा हमारा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या तो फिर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये चार चीजें हमारी लाइबिलिटी साइड में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में कौन कौन से और आइटम्स हैं जो आते हैं वो मैंने अभी बताया। नेक्स्ट हम आते हैं एसेट साइड में। ठीक है, एसेट भी यहाँ पे दो में क्लासिफाई किया गया है।
ठीक है, दो में क्लासिफाई किया गया है, एक है हमारा फिक्स्ड एसेट और दूसरा हमारा करंट एसेट। ठीक है, फिक्स्ड एसेट तो आप लोग को पता ही होगा, ऐसे एसेट होते हैं जो कंपनी में लॉन्ग टर्म में रहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं इसे कि दीज रिप्रेजेंट द फैसिलिटीज और रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द बेसिक पर्पस ऑफ दिस रिसोर्सेज इज नॉट टू बाय एंड सेल देम बट टू यूज देम फॉर द फ्यूचर अर्निंग्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि मुझे गारमेंट्स बनाने हैं, तो मेरे को 100 मशीन चाहिए गारमेंट बनाने के लिए। तो जो वो 100 मशीन है वो मेरा क्या है, फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि मैं उसे बेचने के लिए नहीं, मैं उसे खुद यूज कर रही हूँ अपने फ्यूचर अर्निंग के लिए। ठीक है, the benefit for use of this asset is spread over a long period. ठीक, the fixed asset could be tangible form। यहाँ पे टेंजिबल का मतलब ऐसे एसेट होते हैं जिसको हम लोग छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट तो होते हैं लेकिन हम उसे छू नहीं सकते। तो टेंजिबल एसेट होते हैं जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, वेर एज सम कुड बी इन टेंजिबल फॉर्म्स। कुछ ऐसे भी एसेट हो सकते हैं जिसको हम लोग छू नहीं सकते लेकिन वो हमारे एसेट होते हैं, जैसे कि पेटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, दिस फिक्स्ड एसेट आर सब्जेक्ट टू वियर एंड टेयर विच इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। जो हमारे टेंजिबल एसेट होते हैं उन पर हमको डेप्रिसिएशन भी लगता है। ठीक है, इन बैलेंस शीट फिक्स्ड एसेट आर ऑलवेज शोन एज ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम डेप्री जब जब हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था, हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा था कि जो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू है उसमें हम लोग, हमको जितना भी डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया है या तो फिर हमको जितना भी परसेंटेज दिया है, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, उससे हम लोग उससे माइनस कर लेते हैं। वही कैलकुलेशन को हमको कहाँ दिखाना होता है, अब हम उसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में हम जो ओरिजिनल कॉस्ट रहेगा वो दिखाएंगे और फिर उससे जो माइनस अमाउंट है डेप्रिसिएशन का उसे हम वहां पे दिखा के माइनस करके अमाउंट वाले सेक्शन में लिख देंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट सभी को समझ में आ गया है। आता है हम इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट भी एक तरीका क्या है, हमारे लिए एक एसेट है। ठीक है, दीज आर फंड्स इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस ऑन अ टेम्पररी बेसिस at times when the business had surplus funds and they are not immediately required for business purpose. It is prudent to invest it outside business, example in mutual funds or fixed deposit. The purpose if to earn a reasonable return on this money instead of keeping them idle. These are asset shown separately in balance sheet। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सिंपली पढ़ने से समझ में आ रहा है, ये ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस में मान लीजिए हम इस बार हमारा प्रॉफिट या फिर हमारा सरप्लस बहुत ही ज्यादा हो गया, जितना हमको रिक्वायरमेंट था हमने यूज कर लिया। यूज कर लिया का मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमको हमारे शेयर होल्डर्स को क्या करना था, पैसा देना था, हमने उनको पैसा दे दिया, हमारे एम्प्लॉय को पैसा दे दिया। ठीक है, अगर बिजनेस में और कुछ छोटे मोटे काम थे वो सब में भी पैसा हमने लगा लिया। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ पैसे बच गए तो हमने क्या किया, आउटसाइड बिजनेस हमने क्या किया, कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिया, ये सोचते हुए कि जहां पे हमने पैसा लगाया है वहां से हमको कुछ रिटर्न मिले, ROI मिले। ठीक है, ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया या तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, ऐसे कुछ में हमने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इंस्टेड ऑफ जो पैसा जो हमने एक्स्ट्रा अर्न किया है बिजनेस में रखा रहे, उसके उसे कुछ प्रोडक्टिव कर सके, फिर उससे कुछ रीजनेबल रिटर्न मिल सके, इसलिए कंपनी क्या करती है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड्स या और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं वहां पे वो इन्वेस्ट करती है, और ये अलग से दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, फिर हम आते हैं
करंट एसेट में। जैसे हमने करंट लाइबिलिटीज पढ़ा था, वैसे ही हम करंट एसेट भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट एसेट है स्टॉक। स्टॉक जो हमारा, जो हम बनाते हैं, जो माल जो बनाते हैं, वो हमारा स्टॉक है, जो इंक्लूड करता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वीआईपी, डब्ल्यूआईपी का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। एंड फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक का मतलब होता है कि जो हम कच्चा माल लाते हैं, है ना, जो हम कच्चा माल लाते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो इंक्लूड होता है। जो आधे बने गुड्स होते हैं वो होता है, और ऐसे गुड्स भी जो वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, जो बन ही रहे होते हैं, वो गुड्स भी इंक्लूड करता है। और फिनिश्ड गुड्स, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है हमारा, वो भी इंक्लूड होता है हमारा स्टॉक में। फिर आता है डेटर। दे रिप्रेजेंट कस्टमर बैलेंस विच आर नॉट पेड। ये जो कस्टमर बैलेंस है विच आर नॉट पेड, द bad debts or the provision for debts are reduced from debtors and net figures is shown in balance sheet। तो ये डेटर से जो बैड डेट्स का अमाउंट है और जो प्रोविजन हमको बनाना पड़ेगा बैड डेट्स को लेके, उसे हम डिडक्ट करेंगे डेटर से, और वो जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, फिर है बिल्स रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स क्या है, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्रेडिट टू कस्टमर्स में बी गिवन ऑन द based on a bill to be signed by them, payable to the business at an agreement date in future. At the end of accounting period, the bills accepted but not yet paid are shown as bills receivable। ठीक है, ये भी हमने पहले क्लासेस में देखा था। अब हम नेक्स्ट आइटम में आते हैं, जो कि है हमारा क्या, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स कैश एक्चुअली हेल्ड बाय द business on the balance sheet date. This cash may be held at various office location or sites from where the business activities is carried out. Cash at all locations is physically counted and verified with the book balance. कैश इन हैंड बेसिकली जो कंपनी के पास हाथ में जो पैसा होता है वो हम कंसिडर करते हैं कैश इन हैंड। वैसे ही कैश एट बैंक में हम कंसिडर करेंगे, डीलिंग थ्रू बैंक इज क्वाइट कॉमन। फंड्स held as balance with bank are also treated as current asset as it is to be applied for paying to supplies। तो जो बिजनेस के पास, बिजनेस का खुद का एक बैंक अकाउंट होगा, जो बैंक अकाउंट में जितना उसका बैलेंस बचा है उसे हम बोलेंगे कैश एट बैंक, और जो उसके हाथ में है उसे अपन बोलेंगे कैश एट हैंड, सॉरी कैश इन हैंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसा हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था एज अ लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। फिर आएगा हमारा एडवांसेस टू सप्लाईज। जो हम सप्लाईज को एडवांस देते हैं वो हमारा एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक है, व्हेन अमाउंट्स आर पेड टू सप्लायर इन एडवांस एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट रिसीव्ड टिल द date of balance sheet, they are to be shown as current asset। This is because as advance paid are take right to claim the business gets। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया कि एसेट साइड और लायबिलिटी साइड क्या क्या चीजें आएंगी। आप लोगों के बुक में बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया होगा। लेफ्ट हैंड साइड जो हम लिखेंगे वो है हमारा लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में लिखेंगे जो होगा हमारा एसेट। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ मधु फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, यहाँ पे
पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, इसको आप डेबिट क्रेडिट मत समझिएगा, ये बस यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, नॉर्मली आइटम्स दिए हुए हैं। इसको अपने को क्या, इससे हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है क्या, बैलेंस शीट। ठीक है, बनाना है हमको बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हुए हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज दी हुई है, जैसे कि सैलरीज, वेजेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। तो हम लोग टिक करते जाते हैं कि जहां जहां पे हमको एडजस्टमेंट करना, ताकि हम उसे स्किप ना करें। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में सबसे पहले दिया है सैलरीज। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में नहीं दिया है, सैलरीज, वेजेस या आउटस्टैंडिंग है। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसमें हमको आउटस्टैंडिंग है। फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो हमको बैंक लोन में भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, फिर है हमको प्रोवाइड करना है, सेकेंड पॉइंट हमको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे आप टिक लगा लेते हैं कि हमारे पास इसमें भी एडजस्टमेंट करना है कि हमको 10% लगाना है इंटरेस्ट कैपिटल में। फिर बैड डेट अमाउंटेड टू ₹10,000 एंड मेक अ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पर हमारा सन्ड्री डेटर आ गया है, इस पर भी हमको करना है एडजस्टमेंट। फिर हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है अलग से, अमाउंटेड टू ₹1,20,000। डेप्रिसिएशन हमको लगाना है व्हीकल में 10%, यहाँ पे व्हीकल दिया हुआ है, यहाँ पे इसको हमको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। फिर नेक्स्ट दिया है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹96,000 आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द अबव एडजस्टमेंट। यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि कितना है, 96,000। ठीक है, अब हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज, और यहाँ लिखेंगे एसेट। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, हमने लाइबिलिटी साइड में क्या पढ़ा था, कैपिटल पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल पढ़ेंगे, तो कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में, 2 लाख। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टिक लगा हुआ है, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका हमारा कोई एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, कि हमको प्रोवाइड करना है 10% इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उससे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कैपिटल में उसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड में क्या करेंगे, हम उसे ऐड कर लेंगे कैपिटल से। तो कैपिटल हो गया हमारा 2 लाख, हमने उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड किया जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था 96,000, और हमने जो इंटरेस्ट बनाया है 2 लाख में, हमको 2 लाख का 10% कितना होगा, 20,000। तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे, तो अमाउंट आ जाएगा कितना, 3,16,000। 3,16,000, लेकिन क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि यहाँ पे ड्राइंग्स भी दिया हुआ है। ड्राइंग्स का मैंने मतलब बताया था कि ड्राइंग से मतलब होता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कैपिटल से कुछ अमाउंट निकाल लेते हैं फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, बिजनेस से पैसा निकाला जाता है फॉर पर्सनल यूज, तो वो भी हम लोग बैलेंस शीट में क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे कैपिटल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसे कैपिटल से माइनस किया, क्या कितना, 40,000। तो अमाउंट कितना आ जाएगा बाद में, 2,76,000। 2,76,000, ये अमाउंट सभी को क्लियर है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में यहाँ पे हमको दिख रहा है क्या, बैंक लोन। या तो फिर हम लोग आइटम वाइज जाते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग हो गया। फिर हम लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा क्या है, एक एसेट है, तो उसे हम एसेट साइड लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कैश इन हैंड 15,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा है लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, तो उसे हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। लेकिन यहाँ पे टिक लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे इसका कुछ एडजस्टमेंट है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बैंक का क्या था कि कुछ ओवरड्राफ्ट था, कितना, 6,000 रुपए। तो जो ओवरड्राफ्ट होता है, मतलब जो बचा हुआ होता है, उसे हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म बैंक लोन हमारा कितना था, 40,000। हम उसमें इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, उसे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। कितना था वो, 6,000। तो आ जाएगा अमाउंट 46,000। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट में। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने भी एक एडजस्टमेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होगा हमारे लिए, बताइए। वो भी एक तरीके का लाइबिलिटी है। ठीक है, तो हम उसे लाइबिलिटी साइड लिखेंगे, कितना, 20,000 रुपए। और उसका एडजस्टमेंट में अमाउंट कितना था, 3,000 रुपए। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, उसे हम उससे प्लस कर लेंगे 3,000। तो आ जाएगा अमाउंट हमारे पास कितना, 23,000। हमने अभी तक ये कंप्लीट किया है, जो मैंने टिक लगाया है, बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, इन्वेस्टमेंट। क्या है हमारा नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरीके का हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो वो कहाँ आएगा, हमारा एसेट साइड आएगा। आगे कितना, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, 20,000 रुपए। यहाँ पर आ गया इन्वेस्टमेंट, 20,000 रुपए। नेक्स्ट हम आते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या है, बताइए। बिल्स रिसीवेबल क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है। एक एसेट है, तो वो एसेट साइड आएगा। बिल्स रिसीवेबल कितना है, 10,000। यहाँ पर आ गया बिल्स रिसीवेबल 10,000। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड हम उसे लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे यहाँ लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स, 40,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आइटम पे आते हैं हम, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, 20,000 रुपए। तो लाइबिलिटी साइड उसे लिखेंगे बिल्स पेबल, 20,000 रुपए। ठीक है, फिर हम आते हैं गुडविल। गुडविल हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। गुडविल का मतलब हम आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक रेप्यूटेशन, जो एक नाम होता है कंपनी का बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसे हम लोग गुडविल का नाम देते हैं। जब बिजनेस वर्ड्स में, बिजनेस टर्मिनोलॉजी में हम उसे गुडविल बोलते हैं। ठीक है, तो वो एक क्या है, एक तरीके का हमारे कंपनी के लिए क्या है, एक एसेट है। तो वो हम लिखेंगे उसे एसेट साइड में, गुडविल 60,000। यहाँ पे है गुडविल 60,000। फिर हमारा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के सामने टिक लगा हुआ है, मतलब उसका कुछ एडजस्टमेंट है। क्या था, बैड डेट अमाउंटेड टू ₹10,000 एंड मेक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है, 80,000 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये सन्ड्री डेटर्स है, 80,000 जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, लेस करेंगे हम बैड डेट्स, जो कि था हमारा कितना, 10,000। आया हमारे पास कितना, 70,000 रुपए। अब इस 70,000 रुपए से हम 7
सॉरी 10% हम प्रोविजन बनाएंगे, जो कि हमको बोला गया था एडजस्टमेंट में बनाने को। तो 70,000 का 10% कितना होगा? 7,000, जो कि हमारा है प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब इसको इससे माइनस कर देंगे, 7,000 को माइनस कर देंगे 70,000 से, तो आ जाएगा कितना? 63,000। तो ये हो गया हमारा सैलरी डेटर का अमाउंट 63,000। ठीक है। फिर हम आते हैं हम लैंड एंड बिल्डिंग में। लैंड एंड बिल्डिंग एक तरीके का हमारा क्या है? एसेट है। तो उसे लिख देंगे हम लैंड एंड एसेट 50,000 रुपए। ठीक है। फिर बोला है हमको व्हीकल। व्हीकल के सामने टिक है, मतलब कोई एडजस्टमेंट है। हमको करना था क्या? 10% डेप्रिसिएशन लगाना था व्हीकल में। तो यहाँ पे व्हीकल का अमाउंट कितना है? 80,000 रुपए। 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है? 10%। तो 80,000 का 10% आ जाएगा कितना? 8,000 रुपए। माइनस करके लिखेंगे 72,000 आ जाएगा व्हीकल का वैल्यू। ठीक है। फिर आए हमारे पास कैश एट बैंक। कैश एट बैंक भी हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश एट बैंक 25,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद कुछ आइटम जो हमारे एडजस्टमेंट में थे वो रह गए थे। ठीक है। हमारा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज का सैलरी और वेजेस रह गया था। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग जो भी है हमारा, जो होता है वो हमारा लायबिलिटी होता है। तो सैलरी और वेजेस हम डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। कितना? सैलरी कितना है? 10,000 और वेजेस कितना है? 20,000। ठीक है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऐसे लिख के सैलरीज एंड वेजेस दोनों को प्लस करके लिख देंगे 30,000। ठीक है। ये एडजस्टमेंट भी हो गया। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी हो गया। बैड डेट्स भी हो गया, है ना। अब लिखा है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटेड टू ₹120। क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑफ द ईयर जो रहता है हमारा, वो तरीके का हमारे पास होता है एक एसेट। ठीक है। क्लोजिंग यहाँ पे स्टॉक बोला गया है ना। तो स्टॉक हमारे लिए क्या? एक एसेट है। ठीक है। तो स्टॉक हम लिखेंगे कहाँ? एसेट साइड में। जैसे लिखा है यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड या फिर क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं। कितना अमाउंट कितना है? 1,20,000। तो ये भी हमने लिख लिया। डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी हमने निकाल ली। नेट प्रॉफिट को जो अमाउंट था उसे हमने कैपिटल से प्लस भी कर लिया। तो सब हमने एडजस्टमेंट ले लिया है। ठीक है। अब जैसे हम ये बनाएंगे, ठीक है, जब हम एंड ऑफ द ईयर ये बनाते हैं तो हमारा लायबिलिटी साइड और हमारा एसेट साइड इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आता है मतलब हम बैलेंस शीट या तो फिर गलत बना है, या तो फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत गलत है। ठीक है। तो हमेशा हमारा बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है मतलब बैलेंस शीट आप लोगों ने गलत बनाया है। ठीक है। यहाँ पे अगर एसेट साइड या लायबिलिटी साइड ज्यादा आता है तो हम उससे प्रॉफिट या गेन करके नहीं लिखते हैं। हमारी बैलेंस शीट टैली ही होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम उससे प्लस करेंगे तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 4,35,000 और एसेट साइड का भी आएगा 4,35,000। ठीक है। ये क्लियर है सभी को? ठीक है। देखिए, क्वेश्चन में ये तो मैंने अभी ट्रेडिंग प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मैंने अलग अलग बताया है। क्वेश्चन में आप लोगों को अलग अलग भी पूछ सकता है, प्लस एक साथ भी पूछ सकता है। मतलब कि आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट भी आपको बनाने बोल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन, जहाँ पे आपको पूरा पर्टिकुलर भी दिया हुआ है,
एडिशनल इंफॉर्मेशन ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और बोला गया है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो आप लोग इसको बना के देखिएगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट, ये जब पीपीटी है इसका, ये क्वेश्चन का मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को बाद में ग्रुप में भेज दूंगी। आप लोग इसको बना के देखिए, फिर कल हम लोग इसे क्लास में डिस्कस करेंगे। कल ये डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, जो है आप लोगों का नॉन अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजूंगी ग्रुप में, आप लोग इसको बना के देखिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर कल हम इसी क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करेंगे। कल का टाइमिंग बता दिया जाएगा आप लोग को ग्रुप में।